हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 और 27 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आपको रोज़ कवर कराते हैं स्टडी जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ में हम लास्ट दिन के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते हैं। तो ओवरऑल शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। समय, जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि टाइम को कभी भी वेस्ट ना करें। समझे कि बहुत प्रीशियस टाइम है, उसको अच्छे से यूज़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए, जो टाइम को सही से इस्तेमाल करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो टाइम को सिर्फ बर्बाद करते हैं, सिर्फ आलसी रहते हैं, वो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपने समय का इस्तेमाल करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे से। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट डे है जो कि है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, राष्ट्रीय संविधान दिवस, जो कि कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये दिन, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इस दिन देखिए, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया है, इसको नेशनल लॉ डे, तो नेशनल लॉ डे, इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, या हिंदी में इसे संविधान दिवस भी कहा जाता है। इस दिन हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ था, यानी उसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए इस दिन मनाया जाता है संविधान दिवस। ऑन दिस डे 1949, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसने फॉर्मली अडॉप्ट किया था हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। और हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, जिस दिन मनाते हैं रिपब्लिक डे। तो ये दोनों डेट में कई बार होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगर ये पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, तो आंसर क्या होगा आपका? 26 नवंबर 1949। और अगर ये पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू कब हुआ था, आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। तो इसलिए ये दोनों डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड टू पे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द मैन बिहाइंड द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग के पीछे जो मेन, देखिए, अगर हम बात करते हैं कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है जो कि है नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ये भी कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन देखिए, बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। अब बात करते हैं इनके बारे में, कौन थे ये? तो इन्हें जाना जाता था फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ऑल्सो इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। इस दिन की शुरुआत इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा 2014 में की गई थी, और सबसे पहली बार इंडिया में जो नेशनल मिल्क डे मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2014 को। तो जितने पॉइंट्स हम यहाँ पे देखिए डिस्कस कर रहे हैं छोटे छोटे, इसको मार्क करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, चलिए, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे कवर कर लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो मिल्क प्रोड्यूसिंग देश है या मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो कौन सी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इंडिया। इंडिया जो है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद सेकंड प्लेस पे है यूएस। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो ये भी याद रखना है हमें, राजस्थान। इसके अलावा देखिए, एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है? तो इंडिया में ये रिलेटेड है किससे? वाइट रेवोल्यूशन से। तो जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस करी हैं इनको मार्क करिएगा, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब चलिए नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हम, अगर हम रोज़ रिवाइज करेंगे तो हम डेफिनेटली आपको ये ऐसे ही देखिए याद हो जाएंगे। तो 1 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड वीगन डे। थीम क्या रही? सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। 1 नवंबर को ही कर्नाटक का फॉर्मेशन डे होता है। 3 नवंबर मनाए गए इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व।
5 नवंबर मनाया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। थीम इसकी रही डिज़ास्टर रिडक्शन फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। 7 नवंबर को मनाया गया इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, जिसकी थीम रही इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। 7 नवंबर को ही नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया। 8 नवंबर मनाया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जिसकी थीम रही सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद देखिए 10 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। थीम क्या रही इसकी, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। 11 नवंबर मनाया नेशनल एजुकेशन डे, जिसकी थीम रही प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन इन्वेस्टिंग इन अवर पीपल। 12 नवंबर मनाया वर्ल्ड निमोनिया डे। ऑफेंस इसकी थीम रही चैम्पियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। 13 नवंबर देखिए मनाया गया वर्ल्ड काइंडनेस डे, और इसकी थीम रही बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। 14 नवंबर मनाया वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जिसकी थीम रही एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। 17 नवंबर को इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है, नेशनल एपिलेप्सी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। तो देखिए जितनी बार आप कोशिश करें, देखिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की क्वेश्चंस को भी, और क्वेश्चंस के लिए हमने एक नई सीरीज शुरू करी है करंट अफेयर्स रिवीजन की, जिसमें हम आपको हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस को रिवाइज कराएंगे, क्योंकि अपकमिंग बहुत सारे देखिए अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं और उनके लिए करंट अफेयर्स सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए स्पेशली हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करते चलेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, विच कंट्री हैज़ परमानेंटली क्लोज इट्स एम्बेसी इन इंडिया इन नवंबर। अभी देखिए हाल ही में किस देश ने भारत में जो है अपनी एम्बेसी को परमानेंटली रूप से बंद कर दिया है। तो अभी रिसेंट जो है अफगानिस्तान ने अपनी एम्बेसी को इंडिया में जो है परमानेंटली क्लोज कर दिया है। इसके लिए देखिए जो एम्बेसी है अफगानिस्तान की, उन्होंने ब्लेम किया है तालिबान रूलर्स जो कि काबुल में है और इंडियन गवर्नमेंट को, दोनों को यहाँ पे ब्लेम किया गया फॉर एक्सर्टिंग प्रेशर टू परमानेंटली हॉल्ट ऑपरेशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो उनके देखिए हॉल्ट ऑपरेशंस थी, उनको परमानेंटली रूप से रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, जिसका ब्लेम जो है अफगानिस्तान की एम्बेसी के द्वारा लगाया गया है। और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि इंडिया में जो उनकी एम्बेसी है उसको वो परमानेंटली क्लोज कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ बिकम चेयर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024 टू लीड द ग्लोबल शुगर सेक्टर। तो ग्लोबल शुगर सेक्टर को नेतृत्व करने के लिए 2024 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष देखिए कौन सा देश बन गया है। द राइट आंसर इज इंडिया इज द करेक्ट आंसर। सो लंदन हेडक्वार्टर जो आईएसओ है, आईएसओ यानी इंटरनेशनल जो शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया जो है अभी देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है चेयरमैनशिप इंडिया के पास रहेगी 2024 के लिए। तो अभी 63rd जो काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में इसकी घोषणा की गई। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इंडिया जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग साइन अ एमओयू टू बिल्ड अ रोबस्ट सप्लाई चेन इन सपोर्ट इनोवेशन इन सेमीकंडक्टर। तो अभी इंडिया और किसने एक देखिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने और जो सेमीकंडक्टर है उसमें इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए एक एमओयू पर साइन किया है। तो ये एमओयू जो है फ्रेंड्स इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये एमओयू साइन हुआ। तो ये एमओयू यूरोपियन यूनियन इंडिया ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में ये एमओयू साइन किया गया। इस मीटिंग के तहत इंडिया और यूरोपियन यूनियन अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर किया जाएगा। साथ ही में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे दोनों जो एक तो इंडिया होगी एक यूरोपियन यूनियन है, दोनों यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से रिलेटेड वो शेयर करेंगे। तो सिंपल हमें याद रखना है किस किस के बीच में एमओयू साइन हुआ है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज जो है आती हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में। इसके अंडर कितने टोटल मेंबर स्टेट्स हैं, तो यूरोपियन यूनियन में है 27।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू फ्लाई इंडिजीनियसली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो जो स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस है, तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तेजस जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसे उड़ाने वाले पहले जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनी है। इस एयरक्राफ्ट को बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो एयरपोर्ट है वहाँ से इस एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। और उस उनके साथ में मतलब मोदी जी के साथ में इंडियन एयरफोर्स के पायलट भी थे। तेजस जो है इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में 7 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक उसका पार्ट रहा है। मतलब 7 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है जब से इंडियन एयरफोर्स में जो है उसका पार्ट कौन है? तेजस। नरेंद्र मोदी जी से बात करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। देखिए, तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेशनल यूनिटी डे के अवसर पर मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इसके अलावा देखिए, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7th जो एडिशन था, इसे इनॉग्रेट भी किया मोदी जी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में एक स्टेडियम की आधारशिला रखी मोदी जी ने, और इस स्टेडियम की खास बात यह है कि ये स्टेडियम लॉर्ड शिवा थीम पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजकुमार कोहली डाइड एट द एज ऑफ 95। ही वॉज अ रिनाउंड डैश। राजकुमार कोहली की बात करते हैं, अभी इनका देखिए हाल ही में निधन हो गया। यह कौन थे? तो ये फेमस फिल्म डायरेक्टर थे जिनका निधन हो गया। इन्होंने जो है 1963 में अपनी पहली फिल्म जिसका नाम किया था सपनी, इसको डायरेक्ट किया था और इसके प्रोड्यूसर भी थे ये। बहुत सारी और अलग अलग फिल्म जैसे कि जानी दुश्मन, नागिन, पति पत्नी और तवायफ, तो इस तरह की बहुत ही फेमस फिल्म जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जाने जाते थे राजकुमार कोहली। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच विल बिकम द फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा बनेगा? तो फ्रेंड्स ये बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू सेटअप सोलर प्लांट ऑन 1700 हेक्टेयर ऑफ लैंड अलोंग द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसी के किनारे 1700 हेक्टेयर के लैंड पर सोलर प्लांट लगाने की पूरी योजना बना रही है यूपी सरकार। ये जो सोलर प्लांट देखिए यहाँ पे लगेंगे, ये यहाँ पे 550 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो जनरेट करिए, मतलब वो जो जनरेट करेंगी सोलर पावर से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो याद रखेंगे कहाँ पे एक्सप्रेसवे बनेगा? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यूपी की बात करते हैं, यूपी की फॉर्मेशन हुई 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यूपी में लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 403। बात करते हैं यूपी से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, यूपी सरकार जो है उन्होंने इंडियन फार्मा फेयर हुआ था, उसके 8th एडिशन को इनॉग्रेट किया। वर्ल्ड का पहला जो एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है, कहाँ पे खुला है? ये यूपी में। इसके अलावा यूपी पहला स्टेट बना जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स की शुरुआत की। यूपी सरकार ने जो है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम जो है इसे शुरू किया था। इसके अलावा जितने भी ट्रैफिक चालान 2017 से लेके 2021 तक के, उन सभी ट्रैफिक चालान को कैंसिल कर दिया यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी सरकार ने अपने यहाँ की जो जेल है उनको नाम क्या दिया? रिफॉर्म हाउस, या फिर हिंदी में बोलें सुधार गृह, उनको नाम दिया गया। नेक्स्ट याद रखेंगे, यूपी सरकार ने अभी एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन को लॉन्च किया। इसके अलावा यूपी सरकार ने अपने यहाँ पे काऊ सेंसस यानी गाय जनगणना कराई। यूपी सरकार ने डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया का जो पहला वैदिक थीम पार्क है इसे यूपी के नोएडा शहर में ओपन किया गया।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा यूपी से रिलेटेड। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट फिकी प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगले फिकी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो जो अब नेक्स्ट फिकी प्रेसिडेंट अपॉइंट होंगे उनका नाम है अनीश शाह। फिकी की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फॉर्मेशन हुई इसकी 1927 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें, ये सभी अभी रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं। तो देखिए इंडिया के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये अभी यूएन एक्सटर्नल ऑडिटर्स के पैनल के वाइस चेयर जो हैं इनको इलेक्ट किया गया। इसके अलावा ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? अशोक वासवानी। एनपीसीआई ने पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर अपॉइंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द सेकंड यंगेस्ट एवर विनर एट द नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप 2023। सो जो अभी नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप हुई देखिए, इसमें बात करें तो अब तक का दूसरा सबसे कम उम्र का विजेता इसमें कौन बने हैं? तो सेकंड यंगेस्ट एवर विनर की बात करते हैं तो कौन बनी है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो है 15 ईयर्स ओल्ड हैं और ये सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बनी जिन्होंने वुमेंस टाइटल जीता। इससे पहले देखिए जो अभी तक सबसे यंगेस्ट हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है उनका नाम याद रखेंगे, जोशना चिनप्पा। उन्होंने 2000 में एट द एज ऑफ 14 ईयर 14 साल की उम्र में उन्होंने ये खिताब जीता था। अब उनके बाद जो सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बनी है उनका नाम याद रखना है अनाहत सिंह। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 ईयर्स टू 62 ईयर्स। तो रिटायरमेंट एज जो होती थी हाई कोर्ट के जजेस की वो पहले थी 60 ईयर्स, लेकिन उसके लिए एक संशोधन हुआ संविधान में और उस एज को बढ़ाकर कितना कर दिया? 62 ईयर्स। तो कौन सा संशोधन हुआ था? आंसर 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1963 में। संविधान में देखिए बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं बाद में, और वो सभी जो चेंजेस हुए हैं उनके लिए संविधान संशोधन किया गया है। तो कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखो। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो जो 10 जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उन्हें किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो उसके लिए अमेंडमेंट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हुआ था 1976 में। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करती हैं तो आर्टिकल 51 के ए में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब संशोधन किया गया था? तो सबसे पहली बार किया गया था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी को देखिए लाने के लिए भी एक संशोधन हुआ था जो कि था 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये हुआ था 2016 में। इसी के तहत जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। अच्छा, अगर ये बात करें कि सबसे पहला वो कौन सा स्टेट था जहाँ पे जीएसटी लागू हुआ था, तो वो स्टेट कौन सा था? याद रखेंगे असम। जीएसटी लागू कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। तो सबसे पहला राज्य जहाँ पे जीएसटी कानून पारित किया गया था जहाँ की विधानसभा में, तो वो स्टेट याद रखना है आपको असम। एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जीएसटी कौन सी कंट्री में लागू हुई थी? तब आपका आंसर क्या होगा? फ्रांस। फ्रांस देश को जो है जीएसटी का जनक भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस। 1954 में यहाँ पे जीएसटी को लागू किया गया था।
सो फ्रेंड्स, यहाँ हो गए हैं हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो सैटरडे वाले क्वेश्चन को चलिए फ्रेंड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स इंडिया और नेपाल। इसका एडिशन कौन सा हुआ? 17th। और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे? तो ये भी याद रखेंगे, पिथौरागढ़ में जो है ये एक्सरसाइज हुई है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है 5 फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। ये अभी वर्ल्ड बैंक और किस कंट्री के बीच में साइन हुए हैं? तो ये जो 5 वित्त पोषण समझौते हैं ये साइन हुए हैं वर्ल्ड बैंक और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल, इसका अब नया नाम होगा वर्ल्ड कोल एसोसिएशन। सेकेंड स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड कोल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1999 में। सो इनमें से अगर बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंटी डैश। तो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो ये अभी एमओयू साइन हुआ है, ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के बीच में साइन हुआ। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ वाइस चेयर ऑफ द यूएन पैनल ऑफ ऑडिटर्स फॉर 2024। सो अभी देखिए हमने इसको रिवाइज भी किया था अपॉइंटमेंट में कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, जस्टिस विवेक चौधरी ये भी हाल ही में किस हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हुए हैं? तो इन्होंने अभी पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 4th इंडियन टू बी ऑनर्ड विद पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और ये जो पाकिस्तान का सर्वोच्च देखिए नागरिक पुरस्कार है, इसका नाम क्या है? निशान ए पाकिस्तान। और इस अवार्ड से सम्मानित अभी किसे किया गया है? डॉक्टर सैयदना मुफाद्दिल सैफुद्दीन को। नेक्स्ट है, अभी नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर देवशीष भट्टाचार्य को। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं अब टेस्ट की। तो देखिए टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एको एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो अभी एको ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया? और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि अभी बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पर करते हैं कंप्लीट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।